हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि लॉ ऑफ टॉर्ट में कौन कौन सी रेमेडीज इंजर्ड पर्सन को मिलती हैं। यहाँ पर इंजर्ड का मतलब फिजिकली इंजर्ड हो, उसका सर फूटा हो, खून बहा हो, हड्डी टूटी हो, ये जरूर नहीं। कोई भी किसी भी तरह का उसको लॉस हुआ हो, चाहे डेफेमेशन का हो, चाहे ट्रेसपास का हो, या एक्चुअल इंजरी भी हो, तो कौन कौन सी रेमेडीज मिलती हैं। इसमें हम मेनली दो कैटेगरीज में पढ़ेंगे। एक है जुडिशियल रेमेडीज और एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज, मतलब बियॉन्ड द कोर्ट। तो नेचुरली मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रांच ऑफ लॉ, कौन सी ब्रांच ऑफ लॉ? लॉ ऑफ टॉर्ट इज टू प्रोवाइड रेमेडीज टू द इंजर्ड पर्सन। जिसके लीगल राइट वायलेट हुए हैं उसको कंपेंसेशन दिलवाना, ठीक है ना, उसको टू रीस्टोर जस्टिस, न्याय दिलवाना। दैट इज द एम ऑफ टॉर्ट ऑफ लॉ। नाउ सो जब भी टॉर्ट होगा तो डेफिनेटली रेमेडीज दी जाएंगी और इनका पर्पस यही होगा कि कंपेंसेट द इंजर्ड पर्सन एंड रीस्टोर हिम एज फार एज पॉसिबल। रीस्टोर का मतलब जैसा वो पहले था वैसा दोबारा करने की कोशिश करना। वैसे आमतौर पर जो चीज टूट गई वो दोबारा एज इट इज तो रिपेयर हो नहीं सकती। कई बार हड्डी के साथ भी होता है, चोट के साथ भी होता है, डेफेमेशन का भी होता है। अब आप मैंने किसी का अपमान कर दिया, आपने उसको कंपेंसेशन दिलवा दिया, रुकवा दिया, लेकिन फिर भी जो बातें उड़ जाती हैं वो उड़ी जाती हैं। तो एज सच दोबारा वैसा का वैसा हो पाना कई बार संभव नहीं होता, बट जो भी न्याय की दृष्टि से हो सके, वट एवर इज पॉसिबल, तो उसको वो दिया जाए। तो यहां पर जैसे मैंने कहा मेनली हम ये पढ़ने वाले हैं इन दो मेजर हेडिंग्स में। एक है जुडिशियल रेमेडीज और एक है एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो तीन लिखी हैं, सेल्फ हेल्प। ये सेल्फ हेल्प और एक्स्ट्रा जुडिशियल सेम ही है। फिर मैंने यहाँ लिख क्यों दी? इसलिए लिख दी कि किताबों में कई जगह इस तरह से दिख रहा था, तो चाहो तो आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक हेडिंग डाल के फिर मोस्टली जो पॉइंट्स हैं वो सेल्फ हेल्प में ही आएंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको लगेगा, तो आप तीन में लिख दो। अगर एग्जाम में स्पेशली आ जाए, अलग से पूछ ले सेल्फ हेल्प, तो आपको पता तो हो कहाँ पढ़ा हमने। अदरवाइज मेनली जुडिशियल और एक्स्ट्रा जुडिशियल है। चलिए अब हम बात करेंगे जुडिशियल रेमेडीज की, यानी कि जो हमें मिलती है कोर्ट ऑफ लॉ से। केस किया और जज साहब ने एक लीगल प्रोसेस फॉलो करने के बाद, ठीक है ना, एक फॉर्मल लीगल प्रोसेस के बाद आपको ये कंपेंसेशन या जो भी रेमेडीज हैं वो मिल गई। इसमें सबसे पहले है डैमेजेस, दूसरा है इंजंक्शन और तीसरा है स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आ जाते हैं सबसे पहले डैमेजेस पे। डैमेजेस होता है कंपेंसेशन। ये है मॉनेटरी कंपेंसेशन अवॉर्डेड बाय द कोर्ट टू द इंजर्ड पर्सन। जो उसका लॉस हुआ उसकी भरपाई करने के लिए कंपेंसेशन दिया जाता है, मैं हमेशा से बोलता हूं। अब इसमें भी चार पांच तरह के होते हैं। एक है जनरल डैमेजेस, एक है स्पेशल डैमेजेस, एग्जेम्पलरी, नॉमिनल और कंटेम्पचुअस। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरल डैमेजेस है जैसे कोई छोटी मोटी चोट लगी है तो इसमें एक रीजनेबल अमाउंट कंपेंसेशन दे दिया गया। जैसे इसमें मैंने हिंदी में लिखा, किसी व्यक्ति को चोट लगने से शारीरिक दर्द और मानसिक पीड़ा होती है तो उसके लिए कुछ कंपेंसेशन दे गया। नॉट प्रिसाइजली मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब अब किसी के जो चोट लगी उसको कितनी दर्द हुई, इसको रुपए में कैसे कैलकुलेट करें, तो एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ कंपेंसेशन कोर्ट अवॉर्ड कर देती है। जहां पर लॉस जो है वो विच कैन बी स्पेसिफिकली कैलकुलेटेड, जैसे माना किसी की गाड़ी को चोट लगी मतलब गाड़ी डैमेज हो गई तो गैराज का जो बिल आया तो उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। या किसी को फिजिकली चोट लगी और उसकी वजह से वो ऑफिस नहीं जा पाया और 10 दिन तक उसको लॉस ऑफ पे हो गई, कंपनी में सैलरी कट गई, तो मेडिकल एक्सपेंसेस, लॉस ऑफ सैलरी, रिपेयर ऑफ कार, रिपेयर ऑफ प्रॉपर्टी, व्हाटएवर, तो ये हो गया स्पेशल डैमेजेस, जहां पर वो अमाउंट कैलकुलेट करके उसको पे करते हैं। तो जनरल डैमेजेस एक तरह से अंदाजे से दिए जा रहे हैं, स्पेशल डैमेजेस प्रॉपर कैलकुलेशन के साथ दिए जा रहे हैं। कई बार प्यूनिटिव डैमेजेस भी होते हैं, इसका नाम पॉपुलरली जो है वो एग्जाम्पलरी डैमेजेस है। एग्जाम में ये दोनों पूछ सकते हैं, प्यूनिटिव डैमेजेस भी और एग्जाम्पलरी डैमेजेस भी। इसका मतलब होता है कि एक आदमी को जितना लॉस उसने किया उससे ज्यादा कंपेंसेशन के लिए कहा जाए। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, एक कंपनी ने हार्मफुल प्रोडक्ट बेचे या एक कंपनी ने खराब प्रोडक्ट बेचा। अब कंपनी ने माना 100 रुपए की चीज खराब बेची तो कंपनी पे 100 रुपए की पेनल्टी थोड़ी लगाओगे। एक आदमी लड़ा के कोर्ट से केस जीता है तो 100 रुपए थोड़ी दोगे।
आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा कई बार डीटीसी जैसे दिल्ली में चलती है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन, या रेलवेज है, वो तो पूरे देश में चलती है। अब यहां पर कई बार क्या होता है कि 50-100 रुपए के रिफंड के पीछे या किसी मैटर के पीछे बंदा कंज्यूमर कोर्ट चला जाता है और बड़ा बड़ा टाइम तक केस लड़ता है। तो ऐसे में फिर एग्जेम्पलरी डैमेजेस अवार्ड होते हैं। वो 50 रुपए का लॉस तो रिफंड होता ही है, जो उसको गलत चार्ज किया या रिफंड नहीं किया, उसके ऊपर 1000, 2000, 5000, 10,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, कितना भी बड़ा बड़ा अमाउंट जो है वो एग्जेम्पलरी डैमेजेस के रूप में दिया जाता है। इसमें दो बातें, एक तो वो एग्जाम्पल सेट करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी व्यक्ति के लिए कि अगर ऐसा करोगे तो डिसप्रोपोर्शनेट क्लेम देना पड़ सकता है, और दूसरा वो दूसरों को सावधान भी करता है कि केयरफुल रहो, नहीं तो हाई अमाउंट आपको देना पड़ सकता है। खैर, लेकिन कई बार नॉमिनल डैमेजेस पेएबल होते हैं, जैसे किसी का लीगल राइट वायलेट हो गया है ना, हमने पढ़ा था ना इंजूरियस आइनी डैमनम, जिसमें एक्चुअली में कोई खास लॉस नहीं हुआ, लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब लीगल राइट वायलेट हुआ है, उस चीज को रिकग्नाइज करते हुए कोर्ट कुछ कंपेंसेशन आपको दे सकता है। सो दैट्स नॉमिनल डैमेजेस, यूजुअली अमाउंट कम होता है। नेक्स्ट इज कंटेम्पचुअस डैमेजेस। कंटेम्पचुअस क्या है कि कोर्ट सेटिस्फाइड नहीं है, हैप्पी नहीं है जो आपने कोर्ट केस फाइल किया, वो ठीक है, आप सही हो। अब मान लेते हैं कुली ने आपसे 50 की जगह 100 रुपए चार्ज कर लिए रेलवे स्टेशन पे, आपने कोर्ट केस कर दिया, आप जीत भी गए, लेकिन कोर्ट को ये जरूर लगेगा हमारा टाइम वेस्ट कर दिया इतने छोटे से मैटर पे। ठीक है, किसी ने आपको चीट कर लिया, किसी ने आपकी बदनामी कर दी, ठीक है, पर कई बार सच में बड़ा छोटा मैटर होता है। अब नेचुरली मैटर तो है, कोर्ट में आ गया, आप जीत भी गए, तो ऐसे में कोर्ट ये इंडिकेट करने के लिए कि ये बेकार का मैटर था, आपको कंपेंसेशन के रूप में हो सकता है जस्ट 1 रुपी, या जैसे आज के जमाने में 100 रुपी अवार्ड करे, सो दैट आप इस बात को समझ पाओ कि दैट कोर्ट इज नॉट हैप्पी दैट यू हैव ब्रॉट सच ए ट्रिवियल, सच ए स्मॉल इश्यू टू द कोर्ट, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं इंजंक्शन की। इंजंक्शन भी कोर्ट का ही ऑर्डर होता है। आमतौर पर कोर्ट का ऑर्डर ये होता है कि ये नहीं करो, बट कोर्ट का ऑर्डर ये भी हो सकता है कि ये करो। तो तीनों तरह के ऑर्डर हो सकते हैं। बोलोगे सर दो बताए, करो मत करो। करो में भी दो होते हैं एक्चुअली, एक होता है थोड़े दिन मत करो जब तक हम फैसला ना करें, एक होता है कि कभी मत करना। तो ये तीन तरह के हो गए। एक है टेम्परेरी इंजंक्शन, इसमें ये होता है कि भाई आप टू मेंटेन द स्टेटस को, यानी जब तक हम फैसला ना करें अभी कुछ मत करो, बैठ जाओ, रुक जाओ, होल्ड ऑन। इंजंक्शन, स्टॉप स्टैच्यू, कुछ नहीं करना। जैसे प्रॉपर्टी का है तो उसको बेचना नहीं, एंटर नहीं करना, यूज नहीं करना, जो भी, किसी को जॉब में ज्वाइन कराना है तो मत कराना, हटाना है तो मत हटाना, दैट्स टेम्परेरी इंजंक्शन। फिर कोर्ट फैसला कर देता है और जो भी फाइनल डिसीजन होता है उसको हम परमानेंट इंजंक्शन या परपेचुअल इंजंक्शन भी बोलते हैं। ये परमानेंट है, कोर्ट का फाइनल डिसीजन आ गया, बस अभी कुछ नहीं करने का है। एक होता है मैंडेटरी इंजंक्शन, इसमें कोर्ट रोकता नहीं है, कुछ करने के लिए बोलता है। अब जैसे मैंने एग्जांपल इसमें दिया है, कोर्ट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ इलीगल कंस्ट्रक्शन। कोर्ट ने बोला कि भाई ये हटाओ आप, है ना। तो समटाइम माना हो सकता है कहीं पर न्यूसेंस है तो, या कोई स्पीकर्स लगे पड़े हैं तो उसको हटाओ, या किसी ने माना न्यूज़पेपर में कुछ सोशल मीडिया पर कोई एब्सर्ड वीडियो डाल दिए तो कोर्ट कह सकता है उसको हटाओ, रिमूव दैट एब्सर्ड वीडियो। सो दैट्स मैंडेटरी इंजंक्शन, यहां पर कुछ करने के लिए कहा जा रहा है, और परपेचुअल या परमानेंट इंजंक्शन में कुछ नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। हैं दोनों कोर्ट के ही ऑर्डर्स। सो बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं इस समय रेमेडीज की, जुडिशियल रेमेडीज की, तो एक तो कंपेंसेशन ही होता है और एक इंजंक्शन होता है। समटाइम्स स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी भी हो सकता है, किसी की कोई स्पेसिफिक चीज आपने चुरा ली, उठा ली, कब्जे में कर ली, सो कोर्ट बोल सकता है कि इसको वो चीज वापस करो, ठीक है ना। इट रेफर्स टू रीस्टोरिंग द प्रॉपर्टी टू द राइटफुल ओनर, जो उसका वास्तव मालिक है उसको वो प्रॉपर्टी दे दी जाए, ये कोर्ट ऑर्डर कर सकता है ना। तो अब यही हो सकता है। अच्छा, अगर वो चीज बिल्कुल खत्म हो चुकी फिर तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन अगर वो प्रॉपर्टी अभी अवेलेबल है तो वो प्रॉपर्टी एज इट इज, जैसे माना किसी का कोई पुश्तैनी जो है पुराना ज्वेलरी हार वगैरह था, अब वो उस सिचुएशन में फिर कोर्ट कोशिश करता है कि वो चीज एज इट इज उसको वापस ही मिल जाए, है ना। सपोज कोई आदमी वो ले गया आपसे उठा के, तो स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऐसे केसेस में किया जाता है जहां उस वैल्यू की कोई साइकोलॉजी, उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की कोई साइकोलॉजिकल
वैल्यू भी है, और आमतौर पर होती है। किसी की भी आदमी की कोई प्रॉपर्टी है, ये थोड़ी अगर हमने कब्जा ली तो हम कहेंगे ठीक है सर अब रहने दो, ले तो ली है, पैसे दिलवा दो, ऐसे नहीं होगा। आपको वो प्रॉपर्टी चाहे मूवेबल हो चाहे इमूवेबल हो वो वापस ही करनी होगी। सो दैट्स अगेन जुडिशियल रेमेडी, स्पेसिफिक रेस्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज की, जिसके अंदर मैंने सेल्फ हेल्प भी बोला था। इसमें क्या है, अ पर्सन में एक्सरसाइज विदाउट गोइंग टू कोर्ट, वो खुद ही करेगा इसको, लेकिन लीगल पैरामीटर्स में रह के करेगा, जो करना है खुद करेगा, बट इसमें वो कोर्ट नहीं जाएगा। तो इसीलिए इसके बारे में ही कहा जाता है मस्ट बी एक्सरसाइज्ड वेरी केयरफुली। पता लगा कि उपचार करने के चक्कर में, रेमेडी के चक्कर में वो खुद ही कोई फॉल्ट कर बैठा, वो नहीं होना चाहिए। अब जैसे एग्जांपल दिया जा रहा है सेल्फ डिफेंस। अब कोई आदमी ट्रेसपास कर रहा है, असॉल्ट कर रहा है, बैटरी कर रहा है, तो आप भी तो सेल्फ डिफेंस कर ही सकते हो। उसमें कोर्ट, अब ये थोड़ी कोई आदमी मार रहा है आपके साथ या धमका रहा है तो आप पहले भाग के कोर्ट जाओगे, उस वक्त तो सेल्फ डिफेंस ही करोगे। ऐसे ट्रेसपासर है, कोई आपके घर में घुस गया तो कोर्ट थोड़ी जाओगे, पहले तो आप एक रीजनेबल लीगल फोर्स यूज करके उसको प्रॉपर्टी से बाहर निकालोगे, यही तो करोगे। देन री एंट्री ऑन लैंड, अगर आपको किसी ने आप ही की जमीन से बाहर कर दिया तो आप उस जमीन में अंदर घुसने की लीगली कोशिश तो करोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली अगर आप नहीं ऐसा कर पाओगे तो आप जुडिशियल रेमेडी यानी कोर्ट में केस फाइल करके रीपोजेशन की कोशिश करोगे। इसी तरह से किसी ने आपका सामान उठा लिया तो रिकैप्शन ऑफ गुड्स की कोशिश तो करोगे ना। किसी ने भी आपकी चीज ले ली है तो आप उस चीज को वापस लेने की कोशिश तो करोगे, सिंपल सी बात है। या न्यूसेंस है, कोई भी सोर्स ऑफ न्यूसेंस है। अब कोई आपके घर के बाहर शोर शराबा कर रहा है तो आप उसके स्पीकर को हटा सकते हो, या जैसे इसमें एक एग्जांपल है कटिंग ओवर हैंगिंग ब्रांचेस, पड़ोसी के मकान की बेल, पेड़ की इस तरह से लटें या कुछ है वो आपके घर तक आ रही है, न्यूसेंस हो रहा है, डिस्टर्बेंस हो रही है, तो आप उनको काट सकते हो कि वो आपके एरिया में कैसे आ गई। सो आप उस न्यूसेंस को खुद भी अवॉइड करने की कोशिश कर सकते हो। देन डिस्ट्रेस डैमेज फीजेंट, इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ये टर्म भी थोड़ी टिपिकल है। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एनिमल्स वगैरह आपकी प्रॉपर्टी में घुस गए और कोहराम मचा रहे हैं, तो अब आप कंपेंसेशन लेने के लिए उन एनिमल्स को फॉर द टाइम बिंग डिटेन कर सकते हो, अपने पास रोक सकते हो, और जब मालिक आए तो पीसफुली उससे डिस्कस कर सकते हो, देखो जी आपके ये एनिमल्स मेरी प्रॉपर्टी में घुस गए और इन्होंने ये किया है नुकसान मेरा, आप मेरा ये पैसा दे दीजिए और अपनी चीज वापस, अपने ये एनिमल्स वापस ले लीजिए, है ना। जरूरी नहीं कि यही हो, कुछ भी हो सकता है ऐसा। माना कोई आदमी रॉन्ग पार्किंग करके चला गया आपके घर में और 1 महीने तक आया ही नहीं, अब 1 महीने के बाद आया और बोला कि लाओ ये गाड़ी मेरे को वापस कर दो या मेरी बाइक मुझे वापस दे दो, तो ऐसे में आप उस प्रॉपर्टी को रिटेन कर सकते हो। भाई 1 महीना मेरे घर में पार्किंग तेरी लगी रही, तो इसको यहाँ खड़ी करके विदेश चला गया, मेरे को बता के भी नहीं गया, मुझे इतनी दिक्कत हुई, नाउ यू हैव टू पे मी दिस मच कंपेंसेशन एंड देन यू कैन टेक बैक योर कार और व्हाटएवर। सो ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है जहां पर आपके पास उसकी कोई वैल्यूएबल आ गई एंड एज ए इंजर्ड पार्टी, एज ए प्लेंटिफ, आप जो है वो उससे अपना वो पैसा लेने के बाद ही उसकी वो चीज वापस करो, तो ये लीगली अलाउड है, बट इट हैज टू बी रीजनेबल। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि 100 रुपए की चीज के पीछे आप उसकी 1 करोड़ की प्रॉपर्टी उठा के बैठ जाओ। अब फिर उसके पास भी राइट है कोर्ट में जाने का और फिर आपको भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह का कुछ कर रहे हो छोटा मोटा, तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल इलीगल है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडी सेल्फ हेल्प के अंदर लिया गया है। देन प्राइवेट डिफेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, ये भी है, अगर आपकी प्रॉपर्टी है तो आप खुद ही सोचो कि इस तरह से उसको मजबूत करेंगे ताकि आगे कोई उस प्रॉपर्टी में ना घुस पाए, अनलॉफुल इंटरफेरेंस ना हो। तो किसी को भी आप अपनी प्रॉपर्टी में थेफ्ट, ट्रेसपास वगैरह से रोकने के लिए जो भी स्टेप्स लेना चाहो वो ले सकते हो। सो इंपॉर्टेंस तो बिल्कुल है जी, क्योंकि इन सब चीजों की वजह से इंश्योर किया जाता है कि जस्टिस इज डन टू द इंजर्ड पर्सन, कंपनसेशन दिया जाए, इंजंक्शन हो, एक्स्ट्रा जुडिशियल रेमेडीज हो, और ये डिस्करेज भी करते हैं, दे एक्ट एज डेटरेंट बाय डिस्करेजिंग इंडिविजुअल फ्रॉम कमिटिंग रॉन्गफुल एक्ट्स, क्योंकि लोगों को पता होता है कि एग्जेम्पलरी डैमेजेस भी दिए जा सकते हैं या आपको प्रॉपर्टी से परमानेंटली भी निकाला जा सकता है और कुछ भी कोर्ट के एक्शंस हो सकते हैं। और मैंने बताया है कि टॉर्ट में समटाइम वो क्रिमिनल केसेस भी, कंप्लेंट्स रजिस्टर होने के बाद ऑन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कोर्ट आल्सो आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कंप्लेंट भी बन सकती है, क्रिमिनल केस भी बन सकता है। तो डेफिनेटली अगर कोई भी आदमी कुछ गलत कर रहा है तो उसको ये सजग तो रहना होगा कि मेरे को कोई भी दिक्कत आ सकती है। तो ये मेंटेन करने में, सोशल ऑर्डर एंड फेयरनेस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली ये रेमेडीज इन द टॉर्ट इज वेरी
वैल्यूएबल, वेरी यूजफुल, वेरी एसेंशियल, बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह से चीज़ें। सो आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर। एंड टॉट लॉ मैंने मेरे ख्याल से बहुत डिटेल में पढ़ाया है, और अभी और वीडियोस हैं थोड़ी बहुत जिनमें मैं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करूंगा। और भी अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है जो आपके सिलेबस में है तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिए, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं उस पर भी आपको नोट्स दे दूंगा, वीडियोस बना दूंगा, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। कोई भी डाउट है यूट्यूब पर पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पर पूछ लीजिए, फेस टू फेस क्लासेस को अभी से रजिस्टर कर लीजिए, एग्जामिनेशन डेज में होंगी। और बुक खरीदनी है तो भी कनेक्ट कर सकते हैं, और व्हाट्सएप चैनल है मेरा एनजीपी लॉ कॉलेज नाम से, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए फॉर वेरियस प्रैक्टिकल टिप्स, यूनिवर्सिटी अनाउंसमेंट्स। थैंक यू।